हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड एस और ओटागो बोर्ड्स के बीच में। इसके पहले हमने वुमेन वाले मैच की भी एनालिसिस वीडियो अपलोड करके रखी हुई है, अगर वो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस ज़्यादा बातें नहीं करके। ये मैच होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर बॉल में, जहाँ पे ऑकलैंड ने अपना लास्ट मैच भी खेला हुआ था। वेदर यहाँ पे क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 में एक मैच नो रिजल्ट रहा है और बाकी के 4 मैच बराबर में डिवाइडेड है इन दोनों टीमों के बीच में। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में तो हमें क्या क्या चीज़ देखने मिल रहा है। ये मैच हुआ था क्वींस टाउन में। 2 साल पुराना मैच है, 2 साल से ज़्यादा। ओटागो ने यहाँ बना था 129 रन। करंट स्क्वाड में आपको लिस्टर, फर्ग्यूसन, सोलिया विद द बॉल देखने मिल जाते हैं। ये कोई अवेलेबल नहीं है और ओटागो को बड़े ही कम रनों पे यहाँ पे रोक दिया था और ऑकलैंड ने बड़े ही आराम से चेस कर लिया था। चैपमैन नहीं है, बाकी वार्कर के स्कोर्स हैं। इनमें से कोई भी बॉलर अवेलेबल नहीं है। तो एक अटर डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था ऑकलैंड की तरफ से और ओटावा का ये हालत रहा भी था पिछले सीजन में फॉक्सट्रोट आने से पहले तक। और मोस्टली वो हारते भी थे और इस फॉर्मेट में वीकेस्ट टीम भी थे, लेकिन पिछले सीजन के बाद चीज़ें बदली है, ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ। अगला मैच फिर से वही चीज़, विद द बॉल बहुत डोमिनेटिंग रही ओटागो। फिर से लिस्टर, फर्ग्यूसन आपको देखने मिल जाते हैं। रदरफुट के कुछ स्कोर थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऑकलैंड ने चेस तो कर लिया लेकिन काफ़ी मशक्कत करना पड़ा उनको। सोलिया और डफ़ी का यहाँ पे आपको बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। डफ़ी जनरली बॉलिंग सेकंड काफ़ी बेहतर दिखते हैं। इस सीज़न में जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस आया है एक मैच में, वो भी बॉलिंग सेकंड ही आया था, आपको अगर याद हो। और सोलिया का भी नाम आया है, सोलिया ने पिछले मैच में एक विकेट निकाला था, यहाँ पे रन बनाए। बाकी लिस्टर, फर्गूसन रिपीट हो रहे हैं। अगला मैच यहाँ पे चीज़ें बदलना शुरू हो गई जैसे फॉक्सट्रोट आ गए। तो रदरफोर्ड का जो रन था वो यहाँ पे भी वैसा ही है, लेकिन फॉक्सट्रोट ने यहाँ पे ज़्यादा रन बना दिया। फर्ग्यूसन, लिस्टर, सोलिया फिर से रिपीट हो रहे हैं। देरपोर्ट का एक विकेट। ऑकलैंड की बैटिंग इस बार अच्छी नहीं रही, उसको भी लीड किया था फॉक्सट्रोट ने। मतलब फॉक्सट्रोट ऑल द वे, बैटिंग भी उन्होंने कर दिया है, बॉलिंग भी इन्होंने ही किया। बाकी आपको वर्कर के स्कोर देखने मिल जाते हैं जिनका आपने लास्ट मैच में स्कोर देखा था। दोनों ओडोनिल के स्कोर देखने मिल जाते हैं और लॉकरोस का एक विकेट। पिछले सीजन का जो आखिरी मैच था ओटागो ने यहाँ पे भी 174 का स्कोर खड़ा कर दिया। ये मैच टाई हुआ था। अच्छा, एक मैंने आपको नो रिजल्ट बताया, शायद वो टाई हुआ था मैच, एक मैच जो रिजल्ट नहीं आया। फॉक्सट्रोट ने यहाँ पे भी हाई स्कोर बनाया, ठीक है, ल्यू जॉनसन के साथ। ल्यू जॉनसन नाम को थोड़ा नोटिस करना, इनके लॉन्गर फॉर्मेट्स में रिकॉर्ड अच्छे रहते हैं। ये मैच ऑकलैंड में हुआ था वैसे। सोलिया, फर्गूसन, लिस्टर फिर से रिपीट हो रहे हैं। दिलपोर्ट तो चलो है ही, और उनका अगर रिकॉर्ड नहीं भी होता तब भी आप लेते। धमाकेदार परफॉर्मेंस चल रहा है उनका। बाकी बहुत सारे प्लेयर्स ने स्टार्ट लिया, ब्रिक्स ने लिया, ओटोनल ने लिया, चैपमैन तो खेल नहीं रहे। सोलिया काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, इतना कंसिस्टेंट हम उनको देखते नहीं जनरली। और चेज़ वो बेहतर करते हैं, ये तो आपने देख ही लिया। बाकी डफ़ी फिर से बॉलिंग सेकंड परफॉर्म कर रहे हैं। माइकल रे, लॉक्रोज इनके परफॉर्मेंसेस हैं। माइकल रे अभी दूसरे टीम में खेलते हैं। लॉक्रोज का लेकिन बैक टू बैक 2 मैच में परफॉर्मेंस आया है। लेकिन ये मैच ड्रॉ हुआ और ये मैच ऑकलैंड एक टाइम पे अच्छा कर भी रही थी लेकिन वो जीत नहीं पाई। और लगातार 2 मैच में आप कह सकते हैं कि फॉक्सट्रोट ने यहाँ पे जीत छीन लिया ऑकलैंड के हाथ से। लास्ट मैच जो हुआ था, ये ऑकलैंड को मैच हारना पड़ा था ओटावा के घर पे। यहाँ पे भी आपको फॉक्सट्रोट आते हुए दिखते हैं। हालांकि ऑकलैंड ने बैटिंग कुछ खास करी नहीं थी। सोलिया का स्कोर यहाँ पे भी है, ओटोनल के स्कोर्स हैं। गिब्सन, मुलर ये आपको देखते हैं विद द बॉल। बाकी लॉक्रोज यहाँ पे भी एक विकेट है कंसिस्टेंटली। डफ़ी, हेजलडाइन के परफॉर्मेंस है। ओटागो ने चेस कर लिया काफ़ी मशक्कत करने के बाद। अदरफुट का वही है, 25-26 स्कोर चल रहा था, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा 32। फॉक्सट्रोट फिर से हाईएस्ट रन स्कोर। ल्यू जॉनसन यहाँ पे भी स्कोर थे उनके ओली वाइट के साथ। बाकी लिस्टर, ये लिस्टर लिख दिया मैंने, लिस्टर, सोलिया ये कंसिस्टेंट तो है ही। देलपोर्ट भी बहुत कंसिस्टेंट है। फर्न्स यहाँ पे ऐड हुए जिनके यहाँ पे 2 विकेट्स थे, ठीक है। तो एक सेक्शन है इस फिक्सचर का, विदाउट फॉक्सट्रोट और विद फॉक्सट्रोट। विदाउट फॉक्सट्रोट दोनों ही मैच ऑकलैंड जीती है, विद फॉक्सट्रोट एक भी मैच ऑकलैंड नहीं जीती है, ठीक है। इंक्लूडिंग एक मैच जहाँ पे ऑकलैंड को ऑल आउट भी होना पड़ा और एकमात्र इनिंग्स अभी तक इस फिक्सचर में ऑकलैंड जहाँ पे ऑल आउट हुई है वहाँ पे फॉक्सट्रोट ने विद द बॉल 5 विकेट निकाला था। बाकी रन तो उनके हैं ही। इसके अलावा ओटागो की तरफ से ऐसा कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है जिसको आप बहुत हाइप कर सकें। कुछ परफॉर्मेंसेस डफ़ी के हैं, स्पेशली बॉलिंग सेकंड में। ल्यू जॉनसन के कुछ स्कोर्स हैं, रदरफुट के कुछ स्टार्ट्स हैं, लॉक्रोस का एक एक करके विकेट रहा है, लेकिन हाइप करने वाला कोई परफॉर्मेंस नहीं है। दूसरी तरफ ओटागो के ऑकलैंड की तरफ से अगर हम बात करें तो उनके पुराने प्लेयर्स बहुत सारे हैं। तो उनके तरफ से हमने फर्ग्यूसन को बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हुए देखा है। लिस्टर, सोलिया, ओडोनिल, वार्कर जब खेले हैं, दिलपोज रिसेंट मैचेस में,
इन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली काम किया है, और जिसके वजह से पहले 2 मैच में बहुत आराम से ऑकलैंड ने जीता भी हुआ था। और अगले 3 मैच में जो वो हारे हैं, वहाँ पे भी इनका परफॉर्मेंस हमने देखा है। अगर हम थोड़ा फोकस में रखें तो अगर आपको नोटिस करने मिल जाएगा कि ये जो ओटागो जीती भी होगी, उन्होंने विकेट्स तो बराबर खोए हैं। देखो यहाँ पे 8 विकेट खोए थे, बॉलिंग बेहतर कराई उन्होंने, हालांकि वो फॉक्सट्रोट का ही था। यहाँ पर 8 विकेट गिरे, उन्होंने भी बॉलिंग से 8 विकेट निकाला था। यहाँ पे भी इनके 7 विकेट्स गिरे। तो ऑकलैंड के बॉलर्स तो कंसिस्टेंट चल रहे हैं, ठीक है। बैटिंग से बस परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन गया है, लेकिन उनमें से भी सोलिया काफ़ी कंसिस्टेंट दिखे हैं, रॉबर्ट ओडोनल के भी हमने स्कोर काफ़ी कंसिस्टेंटली दिखे हैं, ठीक है। इवन आखिरी 3 मैच में इनका नाम आया है ओडोनल का। और बस यही कुछ चीज़ें हैं। अगर हम ऑकलैंड वाले मैच को फोकस में रखें तो हमें मिलता है ये वाला मैच, ये हुआ था 3 साल पहले, 2 साल पहले, जहाँ पर ओटागो 130 पर निपट गई थी। लीड किया था लिस्टर फर्ग्यूसन विद द बॉल, और भी कोई रहे होंगे जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर डफी और यहाँ से सोलिया। लो स्कोरिंग इनकाउंटर था, ऑकलैंड ने लास्ट ओवर में थर्ड लास्ट बॉल पे जाके जीत हासिल करा। और दूसरा जो मैच था, यहाँ पे ओटागो ने बनाया था 174 रन। अच्छा, विकेट्स दोनों ही मैच में काफ़ी गिरे, ठीक है। पहले मैच में भी आपने देखा 19 विकेट गिरे, यहाँ पे भी 16 विकेट गिरे, जहाँ पर आपको फॉक्सक्रोफ्ट और ल्यू जॉनसन देखने मिल जाते हैं। लिस्टर फर्ग्यूसन यहाँ पे भी है, बाकी सोलिया बैटिंग से भी कुछ रन्स हैं, बॉलिंग से भी 2 विकेट्स हैं। बहुत कंसिस्टेंट दिखे हैं ये डेलपोर्ट के हैं परफॉर्मेंस। ऑकलैंड चेज नहीं कर पाए, जहाँ पर रॉबर्ट ओडोनेल, ब्रिग्स, सोलिया आपको दिख जाते हैं। डफी यहाँ पे भी 2 विकेट्स हैं, और लॉक्रोस के परफॉर्मेंस है। बाकी ये दोनों बॉलर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बहुत हाई स्कोरिंग फिक्सचर ये नहीं है, मिड रेंज से ऊपर वाला फिक्सचर रहा है। बॉलर्स का काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। हमने वो 4-5 विकेट वाला मैच यहाँ पे अभी तक तो नहीं देखा है। ये एक इनिंग्स था जहाँ पर खाली 2 विकेट गिरे। नहीं तो आप नोटिस करो 9 विकेट यहाँ पे 19 विकेट गिरे थे, यहाँ पे भी 18 विकेट गिरे। यहाँ पे तो ऑल आउट ही कर दिया 128 पर। जहाँ पे 16 विकेट गिरे, यहाँ पे भी 16 विकेट गिरे। तो विकेट्स तो यहाँ पे बराबर गिर रहे हैं, ठीक है। और ये फिक्सचर को हाई स्कोरिंग बनने दिया नहीं है दोनों टीमों के बॉलर ने। ओटागो जब उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं भी होती थी, तब भी उन्होंने एक मैच पे 9 विकेट निकाल दिया था 130-33 के टारगेट को चेस करवाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और ग्राउंड में जो चीज़ें हुई वो हमने स्पेसिफिकली बता दी। अभी देखते हैं कि इस ग्राउंड पे चीज़ें कैसे जाती हैं। लास्ट जो मैच हुआ था ऑकलैंड का, वो इस ग्राउंड पे हुआ था, तो हमने डिस्कस तो करा ही हुआ है, मैं फिर भी रिमाइंड करवा देता हूँ। पहला मैच ऑकलैंड बनाम कैंटरबरी। ऑकलैंड की बैटिंग पूरी हुई थी, जहाँ पे ओडोनेल दोनों ने रन बनाए थे। विल ओडोनेल ने लास्ट मैच 1 ओवर की बॉलिंग भी कराई थी, अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो। पेसर्स के विकेट है, दूसरे इनिंग्स में कुछ खास हुआ नहीं, तो छोड़ देते हैं बात। ऑकलैंड बनाम सिटी का मैच हुआ, यहाँ पे भी विल ओडोनेल के स्टार्ट्स थे, और बाकी कोल ब्रिक्स के रन है। सोलिया, कोल ब्रिक्स अभी तक तो कुछ खास उन्होंने करा नहीं है, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, किसी भी फॉर्मेट में अगर आप देखोगे तो उनके बेस्ट जो परफॉर्मेंस है, जो भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस आया है किसी ग्राउंड पे, वो इसी ग्राउंड पे है। फोर्थ ट्रॉफी में भी आप देख सकते हो, जब उन्होंने डेब्यू करा होगा, तब बैक टू बैक 2 मैच में उन्होंने 100 लगाया था इस ग्राउंड पे, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो। और यहाँ पे भी थोड़े बहुत रन आपको वो बनाते हुए दिखेंगे। इवन लास्ट हेड में भी यहाँ पे उन्होंने रन बनाया था, तो देखा जा सकता है इनकी तरफ। सोलिया तो चलो है ही। पेसर्स का ज़्यादा विकेट और स्पिनर्स के कुछ विकेट है। सेंट्रल डिशेज ने 9 ओवर में 108 रन बना दिए थे, डकवर्थ तो इस लग गया और मैच वो जीत गए। लिस्टर दिलपोर्ट के विकेट्स हैं। पिछले सीजन का लास्ट मैच जो हुआ था 153 बनाया था वेलिंगटन ने। वैन बीक तो चलो वो तो दूसरे टीम में है। लिस्टर, सोलिया कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं इस ग्राउंड पे, परफॉर्मेंस यहाँ पे भी है। ओडोनेल, ब्रिग्स, यहाँ पे भी इनका नाम आया है। पेसर्स के ज़्यादा से ज़्यादा विकेट, लेकिन ऑकलैंड ने मैच को चेस कर लिया। इस सीज़न में जो दोनों मैचेस हुए हैं, ऑकलैंड ने पहले मैच में बनाया था 185 का स्कोर, जहाँ पर एलन गप्टिल के स्टार्स रहे हैं, दोनों अवेलेबल नहीं है। कम से कम लास्ट मैच में तो नहीं थे। अभी तो इस मैच के लिए कोई स्क्वाड उन्होंने अनाउंस नहीं किया जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। रॉबर्ट ओडोनेल के स्कोर हैं, फ्लेचर के कुछ स्टार्ट्स थे। बाकी ये पेसर्स हैं, और रिपन मतलब लेग स्पिनर, ये आप समझ सकते हो। कैंटरबरी को ऑल आउट कर दिया 158 पे, जहाँ पे दनरू फर्न्स, निशम नहीं है। लिस्टर का तो नाम देख ही लिया आपने। दिलपोर्ट भी कंसिस्टेंट है। दनरू फर्न्स का नाम बॉलिंग सेकंड में कुछ मैचेस में आया है। और लास्ट मैच जो हुआ था ऑकलैंड बनाम वेलिंगटन का, यहाँ पे भी धमाकेदार बैटिंग करी, लेकिन बात वही है कि जिन्होंने लीड किया होगा बैटिंग से, वो अवेलेबल नहीं है। धनरूफंस, लिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं। धनरूफंस का यहाँ पे नाम है बॉलिंग सेकंड में स्पेशली। लिस्टर तो चलो है ही, हेड टू हेड में भी आपने इनका नाम देखा, यहाँ पे भी है। और दिलपोर्ट भी कंसिस्टेंट है, तो उनके बारे में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ देखा गया है कि ऑकलैंड की बैटिंग बहुत धमाकेदार हुई है, लेकिन वो धमाकेदार किया जिन्होंने है वो नहीं है। तो अभी देखना पड़ेगा कि अभी जो हैं उनके साथ वो कैसी बैटिंग कर लेते हैं। और चेजिंग टीम दोनों ही मैच में ऑल आउट हुई है, ठीक है। ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाए हैं चेज़ के मामले में।
और 2-3 बॉलर्स ही रहे हैं जिन्होंने पूरा काम कारनामा ख़त्म करके रखा है, फर्न्स, लिस्टर, दिलपोर्ट, और ये तीनों कल के मैच में भी होंगे, साथ में फर्गूसन और ऐड हो जाएंगे। सोलिया को कुछ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं इन दोनों ही मैच में, बैटिंग से भी नहीं पड़ी और बॉलिंग से भी नहीं पड़ी, लेकिन अभी तो करना पड़ेगा उनको क्योंकि ओपनिंग कर रहे हैं वो, और बॉलिंग में भी आना ही पड़ता है, तो वही बात है। ठीक है, बाकी उसके पहले तो हमने ऑब्वियसली सोलिया वगैरह का परफॉर्मेंस भी देख के रखा हुआ है। तो जो चीज़ यहाँ पे नोटिस करने मिल जाती है कि इस ग्राउंड पे रन बन सकते हैं। ठीक है, बहुत शायद कंसिस्टेंटली नहीं भी बने, लेकिन रन बन सकते हैं। हेड टू हेड में तो हमने बहुत रन बनते हुए नहीं देखा था, लेकिन रिसेंट मैच में रन बने हैं। लेकिन वो बनाने के लिए वैसे प्लेयर्स भी चाहिए, कोई भी आके शायद ना बना पाए। ठीक है, पेसर्स का अपर हैंड है, और अगर आपके पास लेग स्पिनर हो तो आप ले सकते हो। ऑब्वियसली दिलपोर्ट को आप उसमें काउंट नहीं कर सकते, दिलपोर्ट जैसे स्पिनर्स को जिनको फ़र्क नहीं पड़ता क्या पिच है क्या है, वो कैसे भी करके विकेट निकाल ही लेते हैं, क्योंकि उनके पास एनीवेज ज़्यादा स्पिन तो होता नहीं है। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो बताने लायक था ग्राउंड से। हेड टू हेड की चीज़ें तो हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो ओटावा की तरफ से ऐसा आपको लाइनअप देखने मिलेगा जहाँ पर रदरफोर्ड और गिब्सन ओपनिंग करेंगे। गिब्सन का बैटिंग परफॉर्मेंस अभी भी 4-5 मैच हो गए, कुछ भी खास उन्होंने करा नहीं, लेकिन बॉलिंग से कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाल रहे हैं, कैच पकड़ रहे हैं, तो ड्रॉप करने का सवाल नहीं है, लेकिन बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। डेल फिलिप्स नंबर 4 पे आ रहे हैं, उसके बाद फॉक्सक्रोफ्ट, ल्यू जॉनसन, मैक्स काउ, ओरी वाइट, बिन लॉक्रोज, हेजलडाइन, मुलर और डफी। इनमें से फॉक्सक्रोफ्ट को तो आप टच नहीं करेंगे। मैक्स काउ कीपिंग सेक्शन में अच्छे ऑप्शन है, और बाकी जो कीपर्स हैं कैम फ्लेचर और ब्रिग्स, उनसे तो इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस करा है। बिल्कुल एक देखने लायक ऑप्शन है। कोई रिकॉर्ड्स भले ही नहीं है, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में देखने जाओगे तो आपको इनके रिकॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। शॉर्टर फॉर्मेट में उतना मौका नहीं मिलता है ऑब्वियसली, लेकिन है, देखा जा सकता है। स्पेशली बैटिंग फर्स्ट तो ये अच्छा करते ही हैं। ल्यू जॉनसन बैटिंग में से ऑप्शन हो सकते हैं, अगर स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो देखा जा सकता है। थोड़ा नीचे बैटिंग आते हैं ज़रूर, लेकिन इनके परफॉर्मेंस अच्छे रहते हैं, जैसे अच्छे रहते हैं डेल फिलिप्स के, लेकिन इनसे बेहतर ल्यू जॉनसन ने करा है। डेल फिलिप्स स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में इन्होंने बहुत अच्छा करा है ऑकलैंड के अगेंस्ट में, वाइट बॉल क्रिकेट में उतना खास नहीं है। रदरफोर्ड का तो आपने देख लिया, स्टार्ट्स हैं 25-26 रन है, 32 रन है एक बार, तो उस रनों के लिए अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, कुछ हाइप करने वाली बात नहीं है, लेकिन स्टार्ट्स है। मैं ड्रॉपेबल अभी भी नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत हाइप भी नहीं करूँगा। बाकी मुलर और डफ़ी में से एक आपकी टीम में ज़रूर होना चाहिए। बॉलिंग फर्स्ट हो रही है तो मुलर, बॉलिंग सेकंड में डफ़ी को भूल कर भी नहीं छोड़ना है। इवन बॉलिंग सेकंड में भी आप मुलर को तो ले ही सकते हो, लेकिन अगर डफ़ी पे रिस्क लेना है तो बॉलिंग फर्स्ट में लेना, बॉलिंग सेकंड में बिल्कुल भी नहीं। बॉलिंग सेकंड में ये काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, और लॉन्गर फॉर्मेट में भी इन्होंने काफ़ी तंग करके रखा हुआ है ऑकलैंड को। तो हमारे टीम में जो कोर होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। फॉक्सक्रोफ्ट दिखेंगे आपको, रदरफोर्ड दिखेंगे, गिब्सन दिखेंगे। रदरफोर्ड या आप किसी और बैट्समैन को भी देख सकते हो, अभी के लिए रदरफोर्ड पकड़ के चलो, और मुलर और डफी में से कोई एक, ये हमारे कोर में रहेंगे। इसके अलावा जिन प्लेयर्स को देखा जा सकता है, मैक्स काउ अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं ऑप्शन है, रदरफोर्ड नहीं लेना है अगर आपको, ल्यू जॉनसन ले सकते हो, और बिन लक्रोस कॉन्सिस्टेंटली यहाँ पे विकेट्स निकालते हैं, थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल एक ट्रायबल ऑप्शन है। बात करें ऑकलैंड की तरफ से, तो जो प्लेयर्स ऑलरेडी आपकी टीम में आ गए होंगे वो है सोलिया, लिस्टर, दिलपोर्ट, फर्ग्यूसन, इन चारों के धमाकेदार रिकॉर्ड्स हैं, और शायद ओडोनिल भी। इन पांचों के ही रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जब भी मौका मिला है इन्होंने कुछ ना कुछ तो करके रखा ही हुआ है। ओडोनिल के बहुत रन्स नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट रन्स हैं। बाकी फर्ग्यूसन, लिस्टर, दिलपोर्ट की तो परफॉर्मेंस है ही। इसके साथ जिन प्लेयर्स को आप देख सकते हो, वार्कर बॉलिंग नहीं, बैटिंग सेकंड में, फर्न्स बॉलिंग सेकंड में, और ब्रिक्स एक ट्रायबल ऑप्शन है। जनरली मैं इनके बारे में कहता नहीं हूँ, लेकिन ब्रिक्स के इस ग्राउंड पे रन होते हैं, बिल्कुल इनको देखा जा सकता है, किसी भी इनिंग्स में आप इनको ले सकते हो। अगर कीपर सेक्शन में आपको देखना है तो, अगर आप मैक्स काउ नहीं ले रहे, लिया तो जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर आप नहीं ले रहे तो ब्रिक्स भी ट्रायबल ऑप्शन है। बाकी कैम फ्लेचर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेंगे, उनका नाम ज़्यादा है, उनको लेना है तो चेज़ में ले लेना। अगर ऑकलैंड के ही कीपर आपको लेने हैं तो कैम फ्लेचर की प्रायोरिटी चेज़ में हमेशा ज़्यादा होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। नहीं तो इस मैच में ब्रिक्स भी ट्रायबल ऑप्शन है, आपने ये देख भी लिया है, इनकी परफॉर्मेंस थोड़े बहुत है। बेंच पे ये दोनों होंगे जिनको मैं खेलता हुआ नहीं देख पा रहा कहीं से भी। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें, गिब्सन फॉक्सक्रॉफ्ट के साथ लोग जा सकते हैं, आप भी जा सकते हो। फॉक्सक्रॉफ्ट तो चलो बनता भी है, गिब्सन पॉइंट दे रहे हैं जो बड़ी बात है, उनको यूज़ बहुत बढ़िया तरीके से करा जा रहा है। परफॉर्मेंस बैटिंग से नहीं है, लेकिन बॉलिंग से तो विकेट निकाल रहे हैं। उसके बाद रदरफोर्ड और मूलर डफी में से कोई एक मैंने बता दिया वो, और यहाँ पे लॉकरोज है, कंसिस्टेंट पॉइंट्स के लिए आप देख सकते हो इनकी तरफ, और डेल फिलिप्स और ल्यू जॉनसन बैटिंग ऑप्शन होंगे। ल्यू जॉनसन ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे इस फॉर्मेट में। उसके बाद सोलिया, और यहाँ पे फर्ग्यूसन का परसेंटेज ज़्यादा होगा कैप्टनसी के लिए ओडोनिल से। ओडोनिल ने भी हालांकि अच्छा ही करा है, लेकिन फर्ग्यूसन क्योंकि बॉलिंग से इजी पॉइंट दे सकते हैं तो वही बात है। बाकी देरपोर्ट को अभी कोई ड्रॉप नहीं करने वाला है, लास्ट मैच तक भी काफ़ी लोग हो रहे थे जिनको ड्रॉप कर रहे थे, अभी मुझे नहीं लगता कोई ड्रॉप करेंगे इनको।
जिस तरीके का परफॉर्मेंस इनका है, और रिकॉर्ड भी बहुत धमाकेदार है। लास्ट मैच में 3 विकेट निकाला हुआ है इन्होंने हेड टू हेड में। उसके बाद ओटोनल ऑब्वियसली बैटिंग से, विल ओटोनल के भी कुछ परफॉर्मेंसेज हैं। हालांकि अभी भी मैं स्मॉल लीग में नहीं कहूँगा, बड़ी लीग में आप इनको कंसिडर कर सकते हो। और वार्कर चेज जब कर रहे हैं, बाकी वहाँ पे लिस्टर वगैरह का तो आपने देख ही दिया, उनका तो सवाल पैदा ही नहीं होता। फंड्स का थोड़ा परसेंटेज इधर उधर हो सकता है, उनको अगर लेना है तो बॉलिंग सेकंड में लेना, बॉलिंग फर्स्ट में ना भी लो तो चलेगा। अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा है। देखो, ओटागो जो मैच जीती है, अगर आपने उसको ध्यान में देखा होगा तो फॉक्सक्रोफ्ट ही उनके मेजर परफॉर्मर रहे हैं। बाकी बॉलरों में से डफ़ी अगर बॉलिंग सेकंड कराते हैं बिल्कुल ले लेना। बॉलिंग फर्स्ट में आप मूलर को ले सकते हो, मूलर को आप दोनों ही इनिंग्स में ले सकते हो, लेकिन डफ़ी का स्पेसिफिकली बॉलिंग सेकंड में इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। और लॉक्रोस को भी कंसिडर किया जा सकता है, अलग एंगल ब्रिंग करते हैं वो, और ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं जिनको आप देख सकते हो। बैटिंग में मैंने इन दोनों को रख रखा है, ये दोनों सबकी टीम में है भी। तीसरे बैटिंग ऑप्शन के रूप में वार्कर अगर चेस कर रहे हैं तो इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। बाकी ल्यू जॉनसन कीपिंग सेक्शन में तीनों के ही लेने लायक क्राइटेरिया है। मैं बता दूं, कैम फ्लेचर अगर चेस कर रहे हैं तो रिकॉर्ड्स कुछ खास नहीं है, लेकिन ये चेस बेहतर करते हैं। ब्रिक्स के इस ग्राउंड पे परफॉर्मेंस अच्छे हैं, इस ग्राउंड के बाहर तो मैं इनको काउंट ही ना करूँ, लेकिन इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। और मैक्स काउ इनको जितना मौका मिला है इन्होंने अच्छा करा है, और इसीलिए इनका परसेंटेज भी ज़्यादा है। हालांकि बैटिंग ये ब्रिक्स से नीचे आएंगे, ठीक है। रेपुटेशन भी फ्लेचर से कम है, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा किया है इन्होंने। तो अगर लेना चाहते हो ले सकते हो, कुछ भी अगेंस्ट नहीं है इनके, बिल्कुल लिया जा सकता है। लेकिन ब्रिग्स इस मैच में कंसिडरेबल है, आप उनको कंसिडर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ऑलराउंडर में ये 3 लेने लायक है, मैंने तीनों को ले लिया है। इसके अलावा तो मुझे और कोई दिख नहीं रहा है। हैरिसन बॉलिंग नहीं मिल रही है तो हम क्यों ही कंसिडर कर लें, बाकी तो कोई खेल नहीं रहे। और बॉलरों में से मैंने बता दिया, ठीक है। इन तीनों को रख रखा है, डफ़ी और मूलर में से किसी एक को ले लेना। फर्न्स अगर बॉलिंग सेकंड हो रही है, मस्ट हैव है। बॉलिंग सेकंड में वो अभी तक मिस नहीं किए हैं, हुआ है इनका कुछ भी। बैटिंग भी थोड़ी सी कर लेते हैं तो तब, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में आप इनके बारे में सोच सकते हो। हालांकि एनीवेज ये चारों ही बॉलर्स पॉइंट दे रहे हैं, इकोनॉमिकल भी हो रहे हैं, कैचेस भी पकड़ रहे हैं, तो इनका इंपॉर्टेंस तो है। लेकिन जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको रिस्ट्रिक्शन पे प्लेयर्स लेने हैं, 4 से 7 से ज़्यादा प्लेयर आप ले नहीं सकते, तब की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे आप कुछ भी करो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, फॉक्सक्रोफ्ट गिब्सन के साथ लोग जा रहे हैं, मैं अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल जा सकते हो आप भी। गिब्सन ने लास्ट हेड टू हेड में भी 3 विकेट निकाल के रखा हुआ था, तो वही है। बाकी बैटिंग और कर लेते रिसेंट मैचेस में तो, और तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनका हो ही जाता। बाकी सोलिया बहुत अच्छा कर रहे हैं। लूक फर्ग्यूसन जो है, लॉकी फर्गूसन, लोग बोल रहा हूँ मैं, लॉकी फर्गूसन, इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। लास्ट मैच में भी 4 विकेट निकाल के रखा हुआ है, और इस ग्राउंड पे स्पेसिफिकली भी बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। ये दोनों अलग ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए, अगर आप वाइस कैप्टनसी के लिए कंसिडर करना चाहते हो तो। बड़ी लीग खेल रहे हो या मिनी जेल वगैरह में ट्राई करना है तो दिलपोर्ट, अभी भी लोग उनको भरोसा नहीं करेंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के, टीम में सबके होंगे अभी तो। और फर्न्स और डफी, ये दोनों बॉलर्स हैं जिनको बॉलिंग सेकंड में आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।